नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को किया था। आज हम लोग वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो पहला हमारा टॉपिक है वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले आज। तो सबसे पहले हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक भी प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक आर त्रिज्या का हमने क्या किया, एक वलय ले लिया। आर त्रिज्या का हमने एक वलय ले लिया जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है? तो जिसका केंद्र O है। और इस वलय पर धनावेश संपूर्ण रूप से वितरित है। पूरे वलय पर धन आवेश संपूर्ण रूप से क्या है? तो वितरित है। इस वलय के केंद्र से x दूरी पर, इस वलय के केंद्र से x दूरी पर हमें कोई एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं और यहां से हम लोग भी एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसको हमने A मान ले लिया, इसको हमने B मान लिया और इस बिंदु पर जो आवेश होगी उसको हमने dq मान ले लिया। क्या मान लिया हमने? dq मान लिया। पुनः हमने क्या किया, इस जगह पर जो आवेश था उसको भी हमने क्या मान लिया? तो इसको भी हमने dq मान लिया। जो अल्प आवेश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? dq। क्योंकि इस बिंदु पर कितने आवेश होंगे? तो इस बिंदु पर अल्प आवेश होंगे जिसको हमने dq माना। इस बिंदु पर भी क्या होंगे? अल्प आवेश होंगे जिसके लिए हमने क्या किया कि हमने dq मान लिया। ठीक है। अब इस आवेश यानी बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगी? तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 लगी। क्योंकि यहां पर अल्प आवेश है तो अल्प आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्प ही लगेगी। पुनः जब ये बिंदु B है, इस बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगेगी इसको हम लोग dE2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? dE2 मान लेते हैं। ठीक है। और इसकी दूरी कितना थी? तो इसकी दूरी x थी। कितना थी? तो x थी। तो ये दूरी हमारा x है और ये हमारा दूरी r है। ये कितना है? r है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि इन दोनों dE1 और dE2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? तो ये रेखा हो जाएगी। अगर ये कोई हमारा थीटा है, दोनों कोण, तो ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण dE1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dE1 cos थीटा। और इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण dE2 cos थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो OP अक्ष है इस अक्ष के अनुदिश है। क्या है? OP अक्ष के अनुदिश है और अक्ष के अनुदिश क्या होता है? cos थीटा लगता है। ठीक इसी प्रकार OP अक्ष के लंबवत भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो जब dE2 के कारण लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी तो ये क्या लगेगी? dE2 sin थीटा। क्या लगेगी? dE2 sin थीटा। पुनः dE1 के कारण जो लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो क्या लगेगी? तो dE1 sin थीटा लगेगी। क्या लगेगी? dE1 sin थीटा लगेगी। और ये दूरी भी क्या हो जाएगी? तो ये दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। ठीक है। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसके बारे में, इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं।
माना कि माना कि माना कि एक आर त्रिज्या का वलय है। माना कि एक आर त्रिज्या का वलय है जिसका केंद्र जिसका केंद्र जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र O है। O से x दूरी पर O से x दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है एवं वलय के ऊपर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से क्या है? तो समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित है। अतः बिंदु ए पर उपस्थित अल्प आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। पुनः हम लोग बी पर जो उपस्थित अल्प आवेश dq है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। अतः अल्प आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले बिंदु ए पर निकाल लेते हैं। कारण बिंदु ए पर तो बिंदु ए पर क्या है? बिंदु ए पर क्या लग रहा है हमारा? DE1 विद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रही है। तो DE1 बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है KQ बट्टा आर स्क्वायर। क्या होता है? तो KQ बट्टा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर है K, Q का मान कितना है? Q का मान है DQ और R का मान कितना है? तो R का मान है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना है? के डी क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से DE1 का मान क्या आ जाएगा? तो DE1 का मान हो जाएगा के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर इसकी दिशा की बात करूं तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ए से पी की ओर। दिशा क्या हो जाएगी? ए से पी की दिशा हो जाएगी। कैसा हो जाएगी? तो ए से पी की दिशा हो जाएगी। ए से पी की दिशा हो जाएगी। पुनः हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु बी के कारण जो लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसा है? तो वो DE2 है। क्या है? DE2 है। तो DE2 के लिए क्या हो जाएगा? KQ बट्टा आर स्क्वायर। तो क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान है हमारा DQ। कितना है? DQ है। और आर का मान कितना है? तो आर का मान भी पुनः आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका क्या है? होल स्क्वायर है। और इसकी भी दिशा क्या है? इसकी दिशा बी से पी की दिशा है। बी से पी की दिशा है। कैसा दिशा है? तो बी से पी की दिशा है। तो DE2 क्या हो जाएगा? DE2 हो जाएगा के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां से ओपी के अक्ष के अनुदिश क्या है? DE1 cos थीटा एवं DE2 cos थीटा है। एवं ओपी के लंबवत क्या है? तो ओपी के लंबवत है DE2 sin थीटा एवं DE1 sin थीटा है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं उसी चीज को। ओपी के अक्ष के अनुदिश घटक
DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा है। क्या है? cos थीटा है, जो जो एक ही दिशा में है, जो एक ही दिशा में है, जो क्या है? एक ही दिशा में है। अतः अतः क्या होंगे? अतः जुड़ जाएंगे। अतः क्या होंगे? अतः जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अतः जुड़ जाएंगे। एवं 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 ओपी के लंब, ओपी अक्ष के लंबवत, ओपी अक्ष के लंबवत, ओपी अक्ष के लंबवत घटक क्या है? तो ओपी अक्ष के लंबवत घटक है DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा। क्या है? DE2 sin थीटा है, जो क्या होंगे? जो क्या है? परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। तो आइए हम लोग इसी बात को इधर लिख लेते हैं। DE2 है जो परिमाण में, जो परिमाण में बराबर, जो परिमाण में कैसा है? तो परिमाण में बराबर है किंतु किंतु दिशा में विपरीत, किंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है? विपरीत है। अतः अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगी? तो ई नेट जो लगेगा, ई नेट जो लगेगा वो क्या लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। क्या लगेगा? DE cos थीटा 0 to Q। क्या लगेगा? 0 to Q। अब ये DE cos थीटा कहाँ से आया? तो उसको देख लीजिए। हमारा यहाँ पर है बिंदु A के कारण जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये DE1 है, और इसके कारण अक्ष में क्या लग रहा है? DE1 cos थीटा है। पुनः इसे बिंदु B के कारण जो लग रहा है वो DE2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एवं इसके कारण थीटा डिग्री बन रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? अक्ष के अनुदिश DE2 cos थीटा है। पुनः और भी जो आवेश हैं उस अलग अलग बिंदु के कारण भी वहां पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो उसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से ज्ञात होगी, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा प्लस DE3 cos थीटा प्लस DE4 cos थीटा। तो जितना आवेश होगा उसके अनुसार लगेगा। तो इस DE1 DE2 DE3 DE4 को हमने DE मान लिया, और cos थीटा सब में कॉमन था तो इसमें हमने क्या कर लिया? cos थीटा ले लिया, और इस प्रकार से ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा आ गया। और हमने लोअर लिमिट 0 ले लिया और अपर लिमिट हमने क्या ले लिया? Q ले लिया। आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन की जगह पर सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, समीशन भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी से चलते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि DE cos थीटा कहां से आया है। अब आइए हम लोग इसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा E नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q। DE का मान हमने निकाल रखा है। DE का मान क्या है? तो DE का मान है KQ बटा KDQ बटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या मान है? KDQ बटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे है हमारा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार हमारा x है और कर्ण क्या है हमारा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग कॉस थीटा का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि जब आधार सेम हो तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो यहाँ पर पावर कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ पर 1/2 है। तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, ई नेट जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q ये हो जाएगा k dq x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा हमारा ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q के एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। यहाँ जो अचर पद था उसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और जो इंटीग्रेशन करने वाला है उसको हमने अंदर ही छोड़ दिया। तो इंटीग्रेशन करने वाला क्या है, तो ये है डी क्यू, क्या है डी क्यू। यहाँ से जो अचर पद था उसको हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट जो हो जाएगा हमारा, ई नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन क्यू होता है। तो ये हो जाएगा के एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 क्या हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा क्यू 0 to q हो जाएगा, क्योंकि डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्यू होता है, और लोअर मान 0 था और अपर मान क्या था, क्यू था। तो आइए हम लोग हल कर लेते हैं। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा के एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले अपर मान देखते हैं, माइनस करके लोअर मान देते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले q के जगह पर q डालते हैं, उसके बाद माइनस करके q के जगह पर 0 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट हमारा आ जाएगा, ई नेट क्या आ जाएगा, तो ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 क्या आ जाएगा 3/2। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल व्यंजक। ई नेट क्या निकलेगा, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलेगा, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक ये बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग इस वलय के केंद्र यानी O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं कि अगर हम ये बिंदु इस बिंदु P को उठा के यहां से उठा के अगर केंद्र पर लाएं, केंद्र पर लाने से क्या होगा, x का मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। और जब x का मान 0 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो आएगा तो वही वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो x बराबर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x बराबर 0, क्योंकि इस बिंदु P को उठा के यहां से हमको कहां लाना है, तो इस वलय के केंद्र पर लाना है। तो वलय के केंद्र पर लाने से क्या हो जाएगा, ये x का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। अब आइए हम लोग ये जो हमारा ई नेट निकला था इसके मान में हम लोग x का मान 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x का मान 0 रख देते हैं। तो ये हमारा मान क्या निकला था, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 निकला था। क्या निकला था, 3/2 निकला था। अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो इसका फिगर ये हो जाएगा हमारा,
इस बिंदु P पर, इस बिंदु जो O है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगने वाली है। तो ये E नेट क्या हो जाएगा, E नेट बराबर हो जाएगा, इस x की जगह पर 0 रखना है, KQ गुना 0/0/r² प्लस 0 का स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो E नेट हमारा क्या हो जाएगा, तो E नेट हो जाएगा हमारा, अगर हम किसी को 0 की संख्या से गुना करते हैं तो ये सारा टर्म हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि किसी भी वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी कितना निकलेगी, तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य निकलेगी। क्या निकलेगी, शून्य निकलेगी। तो आप लोग को यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सारा मिटाने वाले हैं। अब आइए हम लोग विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र ये हमारा E है, एक समान जो विद्युत क्षेत्र है, हमने इसको एक समान विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ बना लिया, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E है। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव को लेके आएंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को लेकर आएंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, जो कैसा है, थीटा डिग्री कोण पर है। कितना डिग्री कोण पर है, थीटा डिग्री कोण पर है। इस बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं, एवं इस बिंदु को हम लोग B मान लेते हैं। एक पर क्या है, प्लस Q आवेश है, और एक पर क्या है, तो एक पर माइनस Q आवेश है। कितना है, तो माइनस Q आवेश है। तो इस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा, F बराबर प्लस QE लगेगा। कितना लगेगा, F बराबर प्लस QE लगेगा। और इधर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर माइनस QE लगेगा। कितना लगेगा, F बराबर माइनस QE लगेगा। अब आइए हम लोग इसी बातों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एवं इसके बीच की जो दूरी होने वाली है, इसकी बीच की दूरी कितना होने वाली है, तो इसकी बीच की दूरी 2L होने वाली है। इसकी बीच की दूरी कितनी होने वाली है, तो इसकी बीच की दूरी 2L होने वाली है। अब आइए हम लोग इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। थीटा डिग्री कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, किधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल क्या लग रहा है, तो F बराबर क्या लग रहा है, प्लस QE लग रहा है। क्या लग रहा है, F बराबर प्लस QE। एवं द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के कारण
द्विध्रुव के ये जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल, विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है, तो विपरीत दिशा में बल F बराबर माइनस क्यू ई लग रहा है। F बराबर क्या लग रहा है, तो माइनस क्यू ई लग रहा है, लग रहा है। अतः 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 दोनों दोनों पर बल, दोनों पर बल, दोनों पर बल क्या है, परिमाण में बराबर है, क्या है, दोनों पर बल परिमाण में, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में, दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। दिशा कैसी है, तो दिशा एक दूसरे के विपरीत है, क्या है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अतः 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 क्या हो जाएगा, अतः विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होंगे, शून्य होंगे। अतः विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होंगे, तो परिणामी बल शून्य होंगे, परिणामी बल शून्य होंगे, कितने होंगे, शून्य होंगे। कैसे शून्य होंगे, तो हम लोग आइए देखते हैं। तो परिणामी बल शून्य कैसे होंगे, तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, F बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है, और दोनों तरफ बल लग रहा है, और दोनों तरफ बल युग्म लग रहा है, कैसा लग रहा है, बल युग्म लग रहा है, ठीक है। तो एक तरफ हमारा क्या है, प्लस क्यू ई एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लग रहा है, माइनस क्यू ई लग रहा है, कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई लग रहा है। तो F बराबर दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो लग, F बराबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को बल आघूर्ण पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है हमको, बल आघूर्ण पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा बल आघूर्ण, क्या होगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किसे कहेंगे, बल आघूर्ण किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तो द्विध्रुव के विपरीत दिशा में बल लगने के कारण, द्विध्रुव के एक इधर बल लग रहा है, दूसरा उधर बल लग रहा है, तो द्विध्रुव के विपरीत दिशा में बल लगने के कारण, आइए लिख लेते हैं, द्विध्रुव में विपरीत दिशा में, द्विध्रुव में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगने के कारण, बल लगने के कारण, बल लगने के कारण, बल लगने के कारण द्विध्रुव में बल लगने के कारण, द्विध्रुव में क्या होती है, द्विध्रुव में घूर्णन उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, घूर्णन का प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, द्विध्रुव में घूर्णन का प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, घूर्णन का प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बलाघूर्ण नाम देते हैं, जिसे क्या नाम देते हैं, बलाघूर्ण नाम देते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे टाउ, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाउ, इंग्लिश में इसको टॉर्क कहते हैं। इसे टाउ द्वारा सूचित किया जाता है, टाउ द्वारा सूचित किया जाता है, इसे टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। तो टाउ बराबर क्या होता है, सूत्र क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा बल गुना लंबवत दूरी, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, बल गुना लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर बल गुना लंबवत दूरी।
अब आइए हम लोग समझ लेते हैं, ये बल तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बल हमारा कितना लग रहा है, QE लग रहा है, लेकिन ये लंबवत दूरी का क्या मसला है, तो लंबवत दूरी जो होगा, लंबवत दूरी ये हमारा होगा, लंबवत दूरी क्या होगा, तो इसके बीच की दूरी यानी कि प्लस QE और माइनस QE अर्थात A और B के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत दूरी कहेंगे। तो ये जो हमारा लंबवत दूरी होने वाली है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत दूरी कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसका कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो यह एक क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, यह क्या है, एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, SI मात्रक क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है न्यूटन और दूरी का क्या होता है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है, MLT के पावर -2, ये बल का बीमा होता है, इंटू क्या होता है, इंटू मीटर का क्या होता है, L होता है, मीटर का क्या होता है, L होता है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा बीमा, ML² T के पावर -2 होता है। कितना होता है, तो ML² T के पावर -2 होता है। तो ये इसका बीमीय सूत्र निकल गया। अब आइए हम लोग इसका व्यंजक भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। तो आइए हम लोग बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा है लंबवत दूरी, इस लंबवत दूरी का मान कितना होगा, इस लंबवत दूरी का मान कितना होगा। चूंकि ये हमारा लंबाई 12 है तो ये अक्ष के अनुदिश है, तो ये हो जाएगा 12 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 12 cos थीटा, एवं ये दूरी क्या हो जाएगी, ये लंबवत है, लंबा है, ये लंबवत है, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ ये हो जाएगा 12 sin थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 12 sin थीटा, और ये अक्ष के अनुदिश है और ये अक्ष के लंबवत है, तो लंबवत है तो 12 sin थीटा, और ये अक्ष के अनुदिश है तो इसको हम लोग लिखेंगे 12 cos थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 cos थीटा। तो इस तरह से हमको लंबवत दूरी पता चल गया। तो आइए हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। व्यंजक टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल कितना लग रहा है, बल हमारा F है और लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी हमारा 2L sin थीटा, क्या है हमारा 2L sin थीटा है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है, तो QE लग रहा है, बल कितना लग रहा है, तो QE लग रहा है, और ये हमारा 2L sin थीटा, ये क्या हमारा 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 12, क्या होता है P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो Q इंटू 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं PE sin थीटा, क्या लिख सकते हैं PE sin थीटा, क्योंकि Q इंटू 12 बराबर हमने P लिखा, बाकी बच गया E और ये बच गया हमारा sin थीटा। तो यही हमारा हो गया बल आघूर्ण का व्यंजक। बल आघूर्ण का व्यंजक क्या निकल गया, PE sin थीटा, क्या निकल गया PE sin थीटा। इसका सदिश रूप देख लेते हैं, तो इसको हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसका सदिश रूप होता है, सदिश रूप होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद कुछ और केसेस पढ़ना है तो उसको हम लोग पढ़ के और इसको खत्म कर देंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, टाउ का मान कितना निकला था, तो टाउ बराबर निकला था PE sin थीटा, क्या निकला था PE sin थीटा। अगर हम क्या करें इस थीटा का मान, अगर हम थीटा का मान 0 लें, थीटा का मान 90 डिग्री लें और थीटा का मान अगर हम क्या करें 180 डिग्री लें, तो क्या होगा आइए देखते हैं। थीटा का मान बदलने से क्या होगा, ये थीटा का मान अगर हमें बदलूं, ठीक है, तो क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग 3 केसेस में पढ़ लेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा,
जब जब थीटा बराबर जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब ये थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, जब ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये अक्ष के क्या हो जाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र ई की जो है इसके समानांतर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना लेना है, थीटा बराबर 0 डिग्री लेना है। तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो आइए हम लोग थीटा का मान रख के देखते हैं। तो पी ई साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, इसलिए टाउ का मान कितना होगा, 0। और ये जो 0 आ जाएगा ये स्टेबल होगा। इस समय क्या होगा, इस समय द्विध्रुव कैसा होगा, तो इस समय स्टेबल में होगा। कैसा होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आइए हम लोग केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री पर हो। थीटा क्या हो, 90 डिग्री पर, अर्थात ये जो हमारा द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव कैसा होना चाहिए, एकदम सीधी सीधी होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र के क्या होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए। तो जब क्या हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, अर्थात ये कैसा हो, लंबवत हो। कैसा हो, तो ये थीटा, ये कैसा हो, लंबवत हो। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और जब साइन 90 डिग्री का मान होगा 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई होगा। और ये जो मान निकलेगा ये मैक्सिमम निकलेगा। कैसा निकलेगा, ये मान जो होगा टाउ का, ये मैक्सिमम निकलेगा इस समय। ठीक है, और केस नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। केस नंबर 3 है हमारा, जब क्या हो, थीटा 180 डिग्री पर हो। जब थीटा क्या हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उस समय टाउ क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई, पीई साइन थीटा। कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ टाउ का मान भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, जो कि ये कौन से फॉर्म में होंगे, तो ये स्टेबल, अनस्टेबल फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में होंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक चीजें आपको हर चीजें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।